नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी ऑल में। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम एमपीटेट वर्ग 3 के लिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र एवं पर्यावरण शिक्षा शास्त्र के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पहले भी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, जिससे पूरी संभावना बन जाती है कि दोस्तों कि आपके आने वाले एग्ज़ाम एमपीटेट वर्ग 3 में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पहला नियम है कि अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। आपको बताना है दोस्तों कि निम्न में से कौन अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। प्रभाव का नियम, अभिवृत्ति का नियम, समानता का नियम या सहचारी अंतरण का नियम। तो दोस्तों आपको बताना है कि अधिगम के प्राथमिक नियमों में से कौन सा एक है। दोस्तों आपको बता दूं कि अधिगम के 3 प्राथमिक नियम हैं जो किसने दिए हैं, थारनडाइक ने दिए हैं। जो किसने दिए हैं, थारनडाइक ने दिए हैं अधिगम के 3 प्राथमिक नियम। वो कौन कौन से हैं, उसमें है आपका तत्परता का नियम, फिर है आपका प्रभाव का नियम और फिर है आपका अभ्यास का नियम। ये तीनों ही थारनडाइक के द्वारा दिए गए हैं अधिगम के प्राथमिक नियम। तो दोस्तों आपका आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, प्रभाव का नियम। ऑप्शन नंबर ए प्रभाव का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। मैक्स वथीमर ने, फ्रांज ब्रेंटानो ने, एडगर रूबिन ने या हल ने। तो दोस्तों जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी थी वो निम्न में से आएगा। ऑप्शन नंबर ए मैक्स वथीमर ने। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा मैक्स वथीमर ने। आपको बता दो दोस्तों कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की जो आधारशिला है वो 4 मनोवैज्ञानिक ने रखी थी। वो थे मैक्स वथीमर, फिर थे आपके कोहलर, तीसरे थे आपके कोफका, कौन थे, कोफका, और चौथे थे लेविन। इन चारों ने मिलकर गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी थी। तो आपका आंसर हो जाएगा मैक्स वथीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है उद्भाषण, उद्भवन, मूल्यांकन या फिर उपक्रम। तो दोस्तों जी वालस के अनुसार जो सृजनात्मक चिंतन का जो प्रथम चरण होता है वो कौन सा होता है, वो होता है आपका उपक्रम। याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। प्रथम चरण होता है आपका उपक्रम। दोस्तों आपको बता दूं कि जी वालस के अनुसार इसके 4 चरण होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं। पहला हो गया आपका उपक्रम, दूसरा हो गया आपका उद्भवन, तीसरा हो गया आपका उद्भाषण। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और चौथा चरण होता है आपका मूल्यांकन। ये भी याद रखना है दोस्तों आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। आपको बताना है दोस्तों कि जो संघनन सिद्धांत है वो निम्न में से किससे संबंधित है। अभिप्रेरण से, अधिगम से, स्मृति से या सृजनात्मकता से। तो दोस्तों जो संघनन सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, वो है दोस्तों आपका स्मृति से। किससे संबंधित है, वो स्मृति से संबंधित है आपका संघनन का सिद्धांत। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आज का, शिक्षा का अर्थ है ज्ञान, ग्रंथ, कोश या फिर कर्म। तो दोस्तों शिक्षा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, सभी को पता है, ज्ञान। शिक्षा का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है शारीरिक विकास, व्यक्तित्व विकास, चरित्र निर्माण या जीविकोपार्जन। तो दोस्तों जो प्लेटो के अनुसार शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है, व्यक्तित्व विकास। किसका विकास, व्यक्तित्व का विकास ही प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। आपको बताना दोस्तों कि निम्नलिखित ऑप्शन में से शिक्षा का उद्देश्य कौन सा नहीं है। शारीरिक विकास, अनुचित लाभ, चरित्र निर्माण या सांस्कृतिक संरक्षण। दोस्तों सभी को पता है कि शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत कौन सा नहीं आएगा, अनुचित लाभ। बाकी आपका शारीरिक विकास, चरित्र निर्माण और सांस्कृतिक संरक्षण, ये तीनों ही आपके शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षा है एक सामान्य प्रक्रिया, एक सामान्य विधि, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया या विद्यालयी ज्ञान तक सीमित प्रक्रिया। तो दोस्तों सभी को पता है कि जो एक शिक्षा है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नियमित शिक्षा है कृत्रिम, प्राकृतिक एवं भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो नियमित शिक्षा है
वो कैसी है, कृत्रिम है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, नियमित शिक्षा कृत्रिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संरचनाविदों का, व्यवहारविदों का, मनोविश्लेषकों का, या गेस्टाल्ट वादियों का? दोस्तों तो क्षेत्र सिद्धांत जो है वो किस वर्ग का सिद्धांत है? वो है दोस्तों आपका गेस्टाल्ट वादियों का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। क्षेत्र सिद्धांत गेस्टाल्ट वादियों के वर्ग का सिद्धांत है। दोस्तों आपको बता दूं कि अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत लेविन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ये भी याद रखना है दोस्तों आपको कि जो क्षेत्र सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? लेविन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आज का। बुद्धि भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? दोस्तों आपको बताना है कि भाटिया बैटरी जो है उसका प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? रुचि, व्यक्तित्व, बुद्धि या अभिक्षमता? तो दोस्तों जो भाटिया बैटरी का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है बुद्धि के मापन हेतु। याद रखना है दोस्तों आपको, भाटिया द्वारा भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण जो है दोस्तों वो किया गया था, और यह एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। आपको बता दूं एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था जो कि भाटिया द्वारा किया गया था, प्रतिपादित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कि अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? थॉर्नडाइक, हल, स्किनर या फिर वॉटसन? तो दोस्तों ये दिया गया था आपके स्किनर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? यह स्किनर के द्वारा दिया गया था अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय। तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं, अधिगम कहते हैं, अभिवृत्ति कहते हैं, या अभिक्षमता कहा जाता है? तो दोस्तों जो व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है? सामाजिक शिक्षा, समुदाय का प्रभाव, विद्यालयी पाठ्यक्रम, या राज्य का प्रभाव? तो दोस्तों जो नियमित शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से जो आता है वह है आपका विद्यालयी पाठ्यक्रम। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। यह एक नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का घटक नहीं है? व्यक्ति, वातावरण, समय या फिर पुस्तक? तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो शिक्षा के घटक के अंतर्गत नहीं आएगा वो है आपका समय। बाकी आपका व्यक्ति भी, वातावरण भी और पुस्तक भी, ये तीनों ही शिक्षा के घटक के अंतर्गत आएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, समय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, यह कथन किसका है? आपको बताना दोस्तों कि यह कथन किसके द्वारा दिया गया है कि शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है? मैकाइवर का, रविंद्रनाथ टैगोर का, जवाहरलाल नेहरू का, या महात्मा गांधी जी का? तो दोस्तों यह जो कथन दिया गया है कि शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, यह कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? अगली कक्षा में प्रवेश, डिग्री प्राप्त करना, व्यक्तित्व का विकास, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो शिक्षा का सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित में से जो हो सकता है वो है आपका व्यक्तित्व का विकास करना। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, व्यक्तित्व का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य है अंतर्राष्ट्रीय समझौते करना, अंतर्राष्ट्रीय तनाव बनाए रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित स्थापित करना, राष्ट्रीय एकता का विकास करना। तो दोस्तों राष्ट्रीय जीवन में जो शिक्षा का कार्य होता है वो क्या कार्य होता है? वो होता है राष्ट्रीय एकता का विकास करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का जो कार्य है वो राष्ट्रीय एकता का विकास करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? आपको बताना है दोस्तों कि जो संज्ञान है वो किस बुद्धि सिद्धांत का हिस्सा है? समूह कारक सिद्धांत, प्रतिदर्श सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत, या फ्लूइड तथा व्रिस्टाइल्स का सिद्धांत? तो दोस्तों जो संज्ञान है वो जिस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है वो है दोस्तों आपका गिलफोर्ड के सिद्धांत का हिस्सा है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, गिलफोर्ड के सिद्धांत का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? आपको बताना है दोस्तों कि व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत
किसके द्वारा दिया गया है? डॉक्टर लर्ड और मिलर, बंडूरा और वाल्टर, कार्ल रोजर्स या युंग के द्वारा? तो दोस्तों जो व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत दिया गया है वो दिया गया है आपका बंडूरा और वाल्टर के द्वारा। इसके द्वारा दिया गया है बंडूरा और वाल्टर के द्वारा दिया गया है। दोस्तों आपको याद रखना है कि ये कब दिया गया है? 1977 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है। बुद्धि लब्धि का आपका सूत्र होता है मानसिक आयु बटे काल्पनिक आयु, वास्तविक आयु गुणित 100। दोस्तों इसकी मानसिक आयु क्या है? 10 वर्ष। इसकी वास्तविक आयु क्या है? 8 वर्ष गुणा 100 क्या हो जाएगा? गुणा 100। तो आपकी बुद्धि लब्धि कितनी निकल जाएगी? ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा से 25 और ये हो जाएगा 125। आंसर आ जाएगा आपका 125। जो 8 वर्ष का सुधीर है उसकी मानसिक आयु अगर 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी हो जाएगी? 125। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आज का। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए हाइपोटोलसिक सिद्धांत, जेम्स लैंग का सिद्धांत, संवरीयता का सिद्धांत या अभिप्रेरण का सिद्धांत? तो दोस्तों जो संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है वो कौन सा है? वह दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, जेम्स लैंग का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव कहलाता है। आपको बताना है दोस्तों कि क्या कहलाता है? कुंठा, द्वंद्व, चिंता या फिर तनाव? तो दोस्तों ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका कुंठा। क्या कहलाता है दोस्तों? याद रखना है आपको, कुंठा कहलाता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? सामाजिक विकास, भाषा विकास, नैतिक विकास या शारीरिक विकास? तो दोस्तों जो कोलबर्ग का जो सिद्धांत है वो निम्न में से किस विकास से संबंधित है? वो है दोस्तों आपके नैतिक विकास से संबंधित है। इससे संबंधित है? नैतिक विकास से संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। परिभाषा देने वाले हैं एस प्रायड, एम एल मन, जी डब्ल्यू अल्पोर्ट या जे ई डैशिल? तो दोस्तों उक्त परिभाषा जिन्होंने दी है वो हैं आपके जी डब्ल्यू अल्पोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह परिभाषा अल्पोर्ट ने व्यक्तित्व के संबंध में कब दी थी दोस्तों? 1937 में दी थी। याद रखना है आपको, ये भी 1937 में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। थार्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? संज्ञानात्मक सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो थार्नडाइक का सिद्धांत है वो किस श्रेणी में आता है? वो आता है दोस्तों आपका व्यवहारात्मक सिद्धांत की श्रेणी में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? सीखने के जो वक्र हैं वो किसके सूचक हैं? सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने के गयात्मक स्वरूप के सूचक हैं या सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं? तो दोस्तों जो सीखने के जो वक्र होते हैं वो किसके सूचक होते हैं? वो होते हैं सीखने की प्रगति के सूचक हैं। याद रखना है आपको, जो सीखने के वक्र हैं वो सीखने की प्रगति के सूचक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सभी। मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? मोस्ट IMP क्वेश्चन दोस्तों। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जाम में रिपीट होता है कि मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? बुद्धि, व्यक्तित्व, अधिगम या फिर नैतिकता? तो दोस्तों जो मिरर ड्राइंग परीक्षण है वो किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? वो होता है अधिगम के मापन हेतु। याद रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन को भूलना नहीं है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है? माध्यिक, प्रसार, औसत विचलन या मानक विचलन? तो दोस्तों आपको बता दूं कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन सा है? वो है दोस्तों आपका माध्यिक। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा माध्यिक। और दोस्तों आपको बता दूं कि केंद्रीय प्रवृत्ति एक सांख्यिकी प्रवृत्ति है
जिसके द्वारा स्कोर के केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की जाती है। इसके अंतर्गत माध्य, माध्यिक और बहुलक ये आते हैं तीनों। याद रखना है आपको, ये भी ऑप्शन नंबर है आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन है जो अन्य से भिन्न है। 16PF, TAT, क्लाउड पिक्चर टेस्ट या ड्रॉ ए मैन टेस्ट। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो भिन्न है वो है आपका 16PF। बाकी TAT, क्लाउड पिक्चर टेस्ट और ड्रॉ ए मैन टेस्ट, ये तीनों ही दोस्तों एक प्रक्षेपी तकनीक है। ये तीनों ही एक प्रक्षेपी तकनीक है। जबकि 16PF जो है वो कैटल द्वारा निर्मित व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट है। एक जो ये 16PF है वो कैटल द्वारा निर्मित एक व्यक्तित्व परीक्षण है, जो कि एक प्रक्षेपी विधि या प्रक्षेपी तकनीक नहीं है, इसलिए ये अन्य से भिन्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे। आपको बताना है दोस्तों कि विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे? हैविघर्स्ट, हॉलिंगवर्थ, जीन पियाजे या हॉल। तो दोस्तों जो विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक जो थे वो थे हैविघर्स्ट। कौन थे? हैविघर्स्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में पूछे जा सकता है ये भी क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? टॉरेंस ने, मैरीफील्ड ने, कोल एवं ब्रूस ने या कैंट ने। तो दोस्तों जिन्होंने सृजनशीलता की पहचान हेतु सृजनात्मक चिंतन का परीक्षण किया है वो कौन है? वो है दोस्तों आपके टॉरेंस। कौन है? टॉरेंस ने जो है वो सृजनशीलता की पहचान हेतु सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? प्रयोगीकरण में, केस अध्ययन में, सर्वेक्षण में या अंतर्दर्शन में। तो आपको बताना है दोस्तों कि किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये किया जाता है आपके केस अध्ययन में। किस में किया जाता है दोस्तों? ये केस अध्ययन में जो है वो अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है। याद रखना है आपको, मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 है, जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। उसे क्या कहा जाता है? स्मृति, चिंतन, अधिगम अंतरण या बौद्धिक विकास। तो दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहा जाता है अधिगम अंतरण। क्या कहा जाता है? अधिगम अंतरण कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, किसने प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत सभी को पता है, किसने दिया है? थार्नडाइक ने दिया है। किसने दिया है? थार्नडाइक ने दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, सीखने में पलायन आधारित है। आपको बताना है दोस्तों कि सीखने में पलायन आधारित है नकारात्मक पुनर्बलन पर, सकारात्मक पुनर्बलन पर, विलंबित पुनर्बलन पर या पुनर्बलन की निष्क्रियता पर। तो दोस्तों जो सीखने में जो पलायन आधारित होता है वो होता है नकारात्मक पुनर्बलन पर। जी हाँ दोस्तों, सीखने में जो पलायन आधारित होता है वो नकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित होता है। याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है आज का। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? व्याकरण, अर्थ विज्ञान, स्वर विज्ञान या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है स्वर विज्ञान। क्या कहा जाता है? स्वर विज्ञान कहा जाता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है आज का। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। आपको बताना दोस्तों कि वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम कौन सा नहीं है? पुनः स्मरण, धारण, पहचानना या फिर तर्क करना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। वुडवर्थ के अनुसार जो स्मृति के आयाम के अंतर्गत नहीं आता है वो है तर्क करना। ये स्मृति के आयाम के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी आपका पुनः स्मरण, धारण और पहचानना ये तीनों ही आपके स्मृति के आयाम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। TAT किसके द्वारा बनाया गया? TAT जो परीक्षण है वो किसके द्वारा बनाया गया? आलपोर्ट, रोरशाक, मैस्लो या मर्रे के द्वारा। तो दोस्तों जो TAT किसके द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया दोस्तों आपका मर्रे के द्वारा।
किसके द्वारा बनाया गया है? मर्रे के द्वारा बनाया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों आज का, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आने को क्या कहते हैं? अभिप्रेरण कहते हैं, संवेग कहते हैं, कुंठा कहते हैं, या फिर आक्रामकता कहते हैं। तो दोस्तों जो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में जो बाधा आती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है दोस्तों कुंठा। क्या कहा जाता है? कुंठा कहा जाता है। याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के मोस्ट MP 40 क्वेश्चन। अब देखते हैं दोस्तों पर्यावरण से संबंधित आज के 40 क्वेश्चन, यानी टोटल दोस्तों आज का आपका 80 क्वेश्चन का ये मॉडल पेपर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पर्यावरण का पहला क्वेश्चन क्या है। धान के खेतों तथा जुगाली करने वाले पशुओं से कौन सा प्रदूषक उत्सर्जित होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि धान के खेतों तथा जुगाली करने वाले जो पशु रहते हैं उनसे कौन सा प्रदूषक जो है उत्सर्जित होता है? मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों जो धान के खेतों तथा जुगाली करने वाले पशुओं से जो प्रदूषक उत्सर्जित होता है वो होता है मीथेन गैस। कौन सा होता है? मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से परिवार का प्रकार है? पितृवंशीय, विवाह पद्धति, निवास स्थल या ये सभी। आपको बताना है दोस्तों कि परिवार का प्रकार कौन सा है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पितृवंशी भी होता है, विवाह पद्धति भी होता है और निवास स्थल भी होता है। ये परिवार के प्रकार हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? मोस्ट MP क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए कि शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? बाल विवाह से, दहेज प्रथा से, बाल श्रम से या अनिवार्य शिक्षा से। तो दोस्तों इस एक्ट का जो संबंध है वो किससे है? वो है आपका बाल विवाह से संबंधित है। याद रखना है आपको, बाल विवाह से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से बाल विवाह का एक प्रमुख कारण नहीं है? हिंदू धर्मशास्त्र, एकल परिवार, अशिक्षा, स्त्रियों की निम्न दशा। आपको बताना दोस्तों कि बाल विवाह का एक प्रमुख कारण कौन सा नहीं है? तो वह है दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एकल परिवार जो है वो बाल विवाह का एक प्रमुख कारण नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एकल परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों आज का। भोपाल गैस त्रासदी 1984 किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मोस्ट MP क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को पता होगा कि जो भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी वो किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? आपके ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या उपयुक्त सभी। तो वो हुई थी दोस्तों आपकी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है? आपको बताना है दोस्तों कि राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है? विज्ञान, कला, वाणिज्य या फिर शिक्षा। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय एकता का जो प्रमुख आधार है वो क्या है? हमारी शिक्षा है। शिक्षा को ही राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार माना गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी एक सामाजिक बुराई है? आपको बताना दोस्तों कि कौन सी एक सामाजिक बुराई के अंतर्गत आएगी? बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम या फिर ये सभी। तो दोस्तों जो सामाजिक बुराई के अंतर्गत आएगी वो बाल विवाह भी एक सामाजिक बुराई है, दहेज प्रथा भी एक सामाजिक बुराई है और बाल श्रम भी एक सामाजिक बुराई ही है। ये तीनों ही सामाजिक बुराई के अंतर्गत आएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के मूल संगठनों को में सम्मिलित नहीं किया जाता है? अजैविक संगठक, जैविक संगठक, ऊर्जा संगठक या स्थानिक संगठक। तो दोस्तों जिसे पर्यावरण के मूल संगठक में शामिल नहीं किया जाता है वो है आपका स्थानिक संगठक। कौन सा संगठक है? बाकी अजैविक, जैविक और ऊर्जा संगठक, ये तीनों को ही मूल संगठक में शामिल किया जाता है, स्थानिक संगठक को नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम आयु में धूम्रपान करने का प्रमुख कारण है? अशिक्षा, पारिवारिक कलह, ढीला प्रशासन, ये सभी। तो दोस्तों जो कम आयु में धूम्रपान करने का जो एक प्रमुख कारण है वो है आपका अशिक्षा भी है, पारिवारिक कलह भी है और ढीला प्रशासन भी है। ये तीनों ही आपके कम आयु में धूम्रपान करने के प्रमुख कारण होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। विश्व वन दिवस मनाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है?
10 जनवरी को, 21 मार्च को, 23 मई को या फिर 7 दिसंबर को। तो दोस्तों ये मनाया जाता है आपका 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन क्षरण का कारण है? क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन या फिर मीथेन। आपको बताना दोस्तों कि कौन सा ओजोन के क्षरण का प्रमुख कारण है। तो वो है दोस्तों आपकी कौन सी? क्लोरीन गैस। कौन सी है? क्लोरीन जो है वो ओजोन क्षरण का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकारी एवं निजी कार्यालयों में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया गया 2 अक्टूबर 2007 से, 2 अक्टूबर 2008 से, 2 अक्टूबर 2009 से या 2 अक्टूबर 2010 से। तो दोस्तों सरकारी एवं निजी कार्यालयों में जो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया गया है वो लगाया गया है आपका 2 अक्टूबर सन 2008 से। जी हाँ दोस्तों, 2 अक्टूबर सन 2008 से लगाया गया है सरकारी एवं निजी कार्यालयों में धूम्रपान पर प्रतिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, जिस परिवार में एक पुरुष की एक से अधिक पत्नी हो वह परिवार होगा बहुविवाह परिवार, समूह विवाही परिवार, नवस्थानीय परिवार या एक विवाह परिवार। तो दोस्तों जिस परिवार में एक पुरुष की एक से अधिक पत्नी होती है वह कहलाता है आपका बहुविवाह परिवार। जी हाँ दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, परिवार निर्माण का दायित्व होता है पुत्र का, पत्नी का, पति का या पति पत्नी का। तो दोस्तों जो परिवार निर्माण का जो दायित्व होता है वो पति एवं पत्नी का होता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाज का निर्माता किसे माना जाता है? गांव, शहर, देश या व्यक्ति। सभी को पता है दोस्तों कि समाज का निर्माण किससे होता है? व्यक्ति से होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के निम्नलिखित प्रभाव हैं। धरातल पर पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा को कम करता है, कोहरे में वृद्धि करता है, वातावरण के तापीय गुणों को परिवर्तित कर देता है या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो पर्यावरण प्रदूषण के जो निम्नलिखित प्रभाव हैं वो ए, बी, सी तीनों ही पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी या इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये भी क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा जाता है। रिटर ने, हैकल ने, ओडम ने या उपरोक्त सभी ने। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका रिटर ने। किसने किया था? रिटर ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी या इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव कारक हैं या बायोटिक फैक्टर्स हैं मृदा भौतिक कारक जो सजीवों पर प्रभाव डालते हैं, सभी सजीव जो दूसरों को प्रभावित करते हैं, मृदा रासायनिक कारक जो जीवन पर प्रभाव डालते हैं या ये सभी। तो दोस्तों जो जैव कारक के अंतर्गत जो आते हैं सभी जीव जो दूसरों को प्रभावित करते हैं वो क्या कहलाते हैं? जैव कारक कहलाते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट एमपी क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन, स्थान तथा प्रकाश के लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा होती है। एक स्थान के निकट संबंध की जातियों में, विभिन्न आवास के निकट संबंध की जातियों में, एक स्थान पर उगी दूर संबंध की जातियों में, विभिन्न स्थानों की दूर संबंध की जातियों में। आपको बताना दोस्तों कि भोजन, स्थान तथा प्रकाश के लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा कहाँ होती है? तो वो होती है दोस्तों आपकी एक स्थान की निकट संबंध की जातियों में। एक ही स्थान की जो निकट संबंध की जो जातियाँ होती है उनमें सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा होती है भोजन, स्थान तथा प्रकाश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चट्टानों के बड़े टुकड़ों के टूट कर सूक्ष्म कणों में परिवर्तित होने को कहते हैं अपक्षमन, अपर्दन, खनिजकरण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अपक्षमन। याद रखना है आपको, क्या कहा जाता है? इसे अपक्षमन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चरने वाले जंतु वनस्पति का प्रकार बदल देते हैं पर परागण द्वारा, अन्य पौधों के बीजों को लाकर, वर्णात्मक चराई द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो चरने वाले जो जंतु रहते हैं वो वनस्पति का प्रकार बदल देते हैं। वो कैसे? वर्णात्मक चराई के द्वारा, सिलेक्टिव ग्रेजिंग के द्वारा वनस्पति के प्रकार को बदल देते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पौधे अथवा उसकी जाति के पौधे के वातावरण के बीच संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। एक पौधे तथा उसकी जाति के पौधे के वातावरण के बीच के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्वपारिस्थितिकी, समपारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी, जीन पारिस्थितिकी। तो दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है स्वपारिस्थितिकी। याद रखिएगा। और
स्वपारिस्थितिकी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 61 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आकृति से संबंधित पारिस्थितिकी कारकों को कहते हैं? जलवायु, जैविक, स्थलाकृतिक या मृदीय? तो दोस्तों जो पृथ्वी की आकृति से संबंधित पारिस्थितिक कारकों को क्या कहा जाता है? याद रखना है आपको, मृदीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृदीय कहा जाता है। याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की सर्वप्रथम विचारधारा है? ई.पी. ओडम, ए.जी. टेंसले, आर. मिश्रा, परकिंजे? तो दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र की सर्वप्रथम विचारधारा कौन है? वो है आपके ए.जी. टेंसले। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ए.जी. टेंसले। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों खाद्य श्रृंखला में जो मनुष्य होता है वो क्या होता है दोस्तों? उपभोक्ता होता है। मनुष्य क्या होता है? उपभोक्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। हरे पौधे प्रकृति में हैं उपभोक्ता, उत्पादक, ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो हरे पौधे होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, वो प्रकृति में किस रूप में होते हैं? उपभोक्ता, उत्पादक, ए बी दोनों या उनमें से कोई नहीं? तो वो होते हैं दोस्तों उत्पादक के रूप में। किसके रूप में होते हैं? उत्पादक के रूप में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है प्राथमिक उपभोक्ता से, द्वितीयक उपभोक्ता से, अपघटक से या उत्पादक से? तो दोस्तों जो खाद्य श्रृंखला होती है या फूड चेन जो होती है वो किससे प्रारंभ होती है? वो होती है उत्पादक से। किससे होती है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। उत्पादक से प्रारंभ होती है आपकी खाद्य श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? प्लवक, मृतोपजीवी, सहजीवी या परजीवी? तो दोस्तों जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्लवक। क्या कहा जाता है? प्लवक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा का पिरामिड सदैव होगा उल्टा, सीधा, नहीं बनेगा या अनिश्चित बनेगा? तो दोस्तों जो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है? वो होता है दोस्तों आपका सीधा होता है। याद रखिएगा कैसा होता है? वो सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलीय पारिस्थितिक तंत्र या किसी अन्य पारिस्थितिक तंत्र के लिए अंतिम ऊर्जा का स्रोत है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। एटीपी, एडीपी, सूर्य का प्रकाश या डीएनए? तो दोस्तों जलीय पारिस्थितिक तंत्र या किसी अन्य पारिस्थितिक तंत्र के लिए जो अंतिम ऊर्जा का स्रोत होता है वो क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। क्या होता है दोस्तों? सूर्य का प्रकाश होता है। याद रखना ये क्वेश्चन को आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। घास के मैदान में जीवभार का पिरामिड होगा। आपको बताना दोस्तों कि घास के मैदान में जीवभार का पिरामिड कैसा होगा? सीधा होगा, उल्टा होगा, उल्टा तथा सीधा दोनों होगा या उपरोक्त में से कोई नहीं? दोस्तों जो घास के मैदान में जो जीवभार का जो पिरामिड होगा वो कैसा होगा? बिल्कुल सीधा होगा। कैसा होगा? सीधा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है आज का। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक या मूल उत्पादक हैं? चूहे, घास, शेर या फिर सांप? तो दोस्तों जो प्राथमिक या मूल उत्पादक जो माने जाते हैं वो कौन है? वो है आपके घास। वो कौन सी है? घास है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। घास जो है वो प्राथमिक या मूल उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 72। यदि जैव मंडल में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाए तो सर्वप्रथम कौन से जीव प्रभावित होंगे? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या फिर प्राथमिक उत्पादक? तो दोस्तों जैव मंडल में से अगर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को अगर निकाल दिया जाता है तो सर्वप्रथम कौन से जीव प्रभावित होंगे? वो होंगे दोस्तों प्राथमिक उत्पादक। कौन होंगे? जो प्राथमिक उत्पादक हैं वो सबसे अधिक प्रभावित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है। निम्नलिखित में से किनमें खाद्य श्रृंखला पाई जाती है? समुद्र में, तालाब में, वनों में या इन सभी में? तो दोस्तों खाद्य श्रृंखला किस में पाई जाती है? समुद्र में भी पाई जाती है, तालाब में भी पाई जाती है और वनों में भी पाई जाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं आज का। घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? आपको बताना है दोस्तों खाद्य श्रृंखला का कौन सा सही क्रम है। तो दोस्तों इसमें जो खाद्य श्रृंखला का घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जो खाद्य श्रृंखला का सही क्रम होगा वो होगा आपका घास, उसके बाद आएगा आपका टिड्डा,
फिर आएगा दोस्तों आपका सांप, फिर आएगा वो बाज। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, घास, टिड्डा, मेंढक, सांप और फिर बी बाज। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में होते हैं प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक, अपघटक या तृतीय उत्पादक। तो दोस्तों एक खाद्य श्रृंखला में जो सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? प्राथमिक उत्पादक होते हैं। याद रखना है कौन होते हैं? प्राथमिक उत्पादक। क्वेश्चन नंबर 76 है, पारिस्थितिकी तंत्र में सौर ऊर्जा का संरक्षण करते हैं कौन करते हैं? उत्पादक करते हैं, उपभोक्ता करते हैं, अपघटनकर्ता करते हैं या ये सभी? तो दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र में जो सौर ऊर्जा का संरक्षण करते हैं वो कौन करते हैं? उत्पादक करते हैं। कौन करते हैं? उत्पादक करते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 है आज का। खाद्य श्रृंखला में भेड़िया खरगोश को खाता है तथा खरगोश घास को खाता है, तो भेड़िए का पोषक स्तर होगा प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक या द्वितीय उत्पादक। तो खाद्य श्रृंखला में यदि जो भेड़िया है वो खरगोश को खाता है और खरगोश जो है वो घास को खाता है, तो इसमें जो भेड़ियों का जो पोषक स्तर होगा वो क्या होगा? द्वितीयक उपभोक्ता का होगा। किसका होगा? द्वितीयक उपभोक्ता का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक मांसाहारी है? खरगोश, गाय, मनुष्य या फिर मेंढक। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो प्राथमिक मांसाहारी जो होता है वो कौन सा है? निम्न में से मेंढक। कौन सा है? मेंढक जो है वो प्राथमिक मांसाहारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 आज का। विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों तथा उनके भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंध के अध्ययन को निम्न में से कौन सा नाम दिया जाता है? पारिस्थितिकी, प्राणी जीवन, ऋतु जैविकी या जैविकी। तो दोस्तों क्या नाम दिया जाता है? विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों तथा उनके भौतिक पर्यावरण से अंत संबंध के अध्ययन को निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया गया है? वो दिया गया है पारिस्थितिकी। क्या नाम दिया गया है दोस्तों? पारिस्थितिकी नाम दिया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80, निम्न ऊर्जा संसाधनों में से किसका अविवेकपूर्ण उपयोग पर्यावरण के प्रदूषण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? भूतापीय ऊर्जा का, बायोगैस ऊर्जा का, जल विद्युत का या जीवाश्म ईंधन का। दोस्तों निम्न ऊर्जा संसाधनों में से जिसका अविवेकपूर्ण उपयोग पर्यावरण के प्रदूषण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है वो है जीवाश्म ईंधन का। याद रखिएगा किसका है? जीवाश्म ईंधन का अविवेकपूर्ण उपयोग ही पर्यावरण के प्रदूषण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरी देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।